So we are going to start with next cases of motion of blocks or a pulley. हमने लास्ट लेक्चर में मोस्ट ऑफ द केसेस भी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अब हम जाएंगे अगले केस पे. तो अगला केस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है. रिजिड सपोर्ट से हमने एक रॉड निकाल लिया. ये जो रॉड है इसके नीचे एक पुली लगा दिया. तो कल भी हमने ऐसे ही केसेस देखे थे. अब सिर्फ इसमें कुछ एक्स्ट्रा वी आर गोइंग टू पुट. एक्स्ट्रा सिर्फ इतना ही है कि दिस टाइम द पुली हैज मास. हमने अब तक के सारे केसेस में जो पुली था वो मासलेस लिया था. तो इस केस में पुली का मास है लेट अस से कैपिटल M और इस पुली का जो रेडियस है लेट अस से इट इज कैपिटल R. नाउ व्हाट वी हैव इज हमारे पास एक स्ट्रिंग है विच इज पासिंग ओवर दिस पुली एंड in this case you have two blocks of mass m1 and m2 which are attached to the free ends of this string. तो यहाँ पे हमारे पास दो ब्लॉक है. let us say this is mass m1, this is mass m2 और यहाँ पे you have the string which is passing over the pulley. तो केस समझ में आया होगा आपको. केस इज नॉट वेरी डिफरेंट. हमने ऑलरेडी इस टाइप का केस कल भी देखा था. सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इन दिस केस पुली का मास है. यहाँ पे हमने अब तक के जो सारे केसेस डिस्कस किए थे उसमें पुली का मास हमने लिया नहीं था. इस केस में पुली का भी मास लेना है. तो चेंज क्या क्या होता है. अब अगर आपको याद होगा मैंने आपको कल बताया था कि स्ट्रिंग अगर सेम है तो टेंशन सेम है, लेकिन अंडर अ कंडीशन पुली इज मासलेस. बट व्हेन पुली हैज मास तो दोनों साइड्स पे टेंशन इज नॉट सेम. तो यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T1, यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T2. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिमेंबर ये जो पुली का मास है इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द टेंशन. तो जिस साइड पे स्ट्रिंग ज्यादा नीचे आया हुआ है वहां का टेंशन का वैल्यू अलग होगा और यहाँ पे अलग होगा, क्योंकि मास ऑफ द पुली ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स इन प्रोड्यूसिंग टेंशन. मैंने आपको कल बताया था कि टेंशन कैसे प्रोड्यूस होता है. आप दोनों साइड से खींचते हो. तो यहाँ पे भी वैसा है ना. स्ट्रिंग को एक साइड से मास m1 खींच रहा है, ऊपर से पुली का मास m2 उसको पुल करेगा. करेक्ट. और क्योंकि मास m1 और m2 सेम नहीं है, m1 ज़्यादा है m2 कम है, तो ज़्यादा स्ट्रिंग का ज़्यादा लेंथ ऑन द लेफ्ट साइड इज डाउन और वहाँ पे कम है. तो बिकॉज ऑफ दैट टेंशन विल नॉट बी सेम. टेंशन सेम नहीं आएगा. देन इन दिस केस यू आर सपोज टू फाइंड आउट अगेन द सेम थिंग्स. आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन. तो सिस्टम इज गोइंग डाउन हियर. ये सिस्टम नीचे जाएगा तो यहाँ पे सिस्टम ऊपर जाएगा. तो हमको क्या क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है A, हमको फाइंड करना है T1, हमको फाइंड करना है T2. करेक्ट. एंड देन वन मोर थिंग विल हैपन इन दिस केस. देखो ऐसा है, 12th का पहला चैप्टर जो आपका आएगा ना रोटेशनल डायनामिक्स, उसमें आप सीखोगे ही ये जो पुली है इट इज लाइक अ डिस्क. तो जब मास m1 नीचे आएगा, मास m2 ऊपर जाएगा, तो ये पुली विल स्टार्ट रोटेटिंग. और आपको मैंने बताया था कि रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए टॉर्क लगता है. तो इस पुली पे क्या एक्ट हो रहा है? टॉर्क. तो हमको टॉर्क भी फाइंड करना है. वी आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द टॉर्क. ये याद रखना. मैं वापस एक बार सिचुएशन समझा देता हूँ. इट इज वेरी सिंपल. मास m1 इज ग्रेटर देन मास m2. तो सिस्टम इज गोइंग डाउन ऑन द राइट हैंड साइड एंड गोइंग अप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो m1 इज गोइंग डाउन एंड m2 इज गोइंग अप. यहाँ तक क्लियर? गुड. देन ये पुली इसका मास है. इसका मास लोगे तो जब m1 नीचे जाएगा तो पुली विल रोटेट. और पुली रोटेट होगा तो रोटेशन कौन प्रोड्यूस करता है? टॉर्क. तो यहाँ पे पुली पे क्या एक्ट हो रहा है? टॉर्क. तो आपको इन टोटल 4 पैरामीटर फाइंड करने हैं. A, T1, T2 एंड टॉर्क. तो A, T1, T2 एंड टॉर्क फाइंड करना है. तो हाउ टू फाइंड आउट A? A तो मैंने आपको बताया था नेट फोर्स अपॉन टोटल मास. यहाँ पे नेट ड्राइविंग फोर्स is m1 minus m2g upon total mass is m1 plus m2 plus mass of pulley by 2 m by 2. अब m by 2 क्यों लिया? ये सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आएगा. पुली का आधा मास राइट साइड में कंट्रीब्यूट करता है, आधा लेफ्ट में. वो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपको, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर नाउ. तो m1 plus m2 plus m by 2. जब भी आप टेंशन फाइंड करोगे ना, टेंशन T1 फाइंड करो या टेंशन T2 फाइंड करो, दोनों ही केसेस में, क्योंकि टेंशन होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो लगने ही वाला है. मतलब दोनों ही केसेस में डिनोमिनेटर विल बी सेम. तो m1 प्लस m2 प्लस m/2
m1 प्लस m2 प्लस m/2। ऑफ कोर्स वी कैन डिराइव, लेकिन डिराइव करने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि आपको डेरिवेशन पूछने नहीं वाले, आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दैट इज व्हाई आई विल स्किप द पार्ट ऑफ डेरिवेशन। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, आप वो खुद ट्राई आउट कर सकते हो। इफ यू रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे व्हाट यू आर सपोज टू डू इज यू आर सपोज टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। तो मैं अगर m1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ तो m1 पे कौन से फोर्सेस है, यहाँ पे है m1g, ऊपर कौन है, टेंशन T1। ओवरऑल सिस्टम कहाँ जा रहा है, नीचे। तो इसका मतलब m1g माइनस T1 इक्वल टू m1a, ऐसा आएगा, ये याद रखना आप। तो m1g माइनस T1 इक्वल टू m1a। अगर आप m2 का फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो फॉर m2 इफ यू सी फ्री बॉडी डायग्राम, m2g इज डाउनवर्ड्स, द सिस्टम इज गोइंग अपवर्ड्स, टेंशन T2 इज अपवर्ड्स। तो यहाँ पे आप लिखोगे T2 माइनस m2g, T2 माइनस m2g इक्वल टू m2a। यहाँ तक क्लियर, गुड। तो ये आ गया इक्वेशन। एंड इफ यू लुक एट पुली के केस में अगर आप देखोगे तो पुली के केस में इस तरफ टेंशन है T1 और यहाँ पे टेंशन है T2, राइट। तो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली, T1 माइनस T2। डू यू रिमेंबर व्हाट इज टॉर्क, याद है क्या टॉर्क, टॉर्क क्या था, टॉर्क याद है, टॉर्क याद है, टॉर्क इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से कहां तक, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपके पास पुली है ये डिस्क जैसा है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे है, सेंटर। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड इज परपेंडिकुलर टू द डिस्क। तो यह आ गया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट, करेक्ट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क, क्योंकि यहां पे गलती हुई तो सब गया। टॉर्क क्या आएगा, फोर्स क्या है, T1 माइनस T2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, क्या गलती हो गई ना, इट इज जस्ट R। 2R नहीं आएगा, 2R कब आता है, जब आपके पास दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हो। इफ यू रिमेंबर टॉर्क इसलिए मैंने बोला था कि दो टाइप से डिफाइन करते हैं, ध्यान देना वहां पे। जब एक सिंगल फोर्स टॉर्क मतलब रोटेशन प्रोड्यूस करे तो क्या बोलते हो, मोमेंट ऑफ फोर्स, सिंगल फोर्स। उस केस में डेफिनेशन क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन। उस केस में आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस मेजर करते हो, करेक्ट। अगर दो फोर्सेस मिलके रोटेशन प्रोड्यूस करे तो उस केस में दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट होता है। फिर आप बोलते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, यहाँ पे मैंने एक फोर्स लिया गया, यहाँ पे दोनों लिए मैंने, नेट फोर्स लिया है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। हम यहाँ पे एक सिंगल फोर्स ले रहे हैं, कौन सा सिंगल फोर्स है, नेट फोर्स। व्हाट इज नेट फोर्स, T1 माइनस T2। T1 ज्यादा होना ही चाहिए, अगर T1 ज्यादा नहीं होगा तो सिस्टम मतलब M1 नीचे जाएगा ही नहीं। तो T1 ज्यादा है, T2 कम है, राइट। तो व्हाट इज नेट फोर्स, और नेट फोर्स जब तुम बोलते हो तो सिंगल फोर्स बन जाता है ना, तुमने दो फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बन गया, सिंगल फोर्स। तो T1 माइनस T2 सिंगल फोर्स है कि दो फोर्सेस है, हाँ। तो सिंगल फोर्स में एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस मेजर होता है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्टेंस कितना आएगा, R। ये गड़बड़ आगे नहीं हो इसके लिए अभी बता दिया मैंने। तो T1 माइनस T2 दीज आर नॉट टू फोर्सेस, यहाँ पे कपल की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सिंगल फोर्स की। तो सिंगल फोर्स क्या है, नेट फोर्स क्या है, T1 माइनस T2। तो T1 माइनस T2 इंटू R, वेयर R इज रेडियस ऑफ द पुली इज टेकन टू बी डिस्क। और अगर आपको याद होगा, जो आपको याद होना चाहिए, आई हैव टोल्ड यू, पहले भी बताया था, रोटेशनल मोशन में वापस आ जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन को जब तुमको कनेक्ट करना होता है तो आप लिखते हो A इक्वल टू R अल्फा, वेयर A इज लीनियर एक्सेलरेशन एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो A इक्वल टू R अल्फा। व्हाट इज R फ्रॉम हियर, व्हाट इज R फ्रॉम हियर, हाँ, A बाय अल्फा। तो R के यहाँ पे क्या लिखेंगे, A बाय
अल्फा। आ गया? तो दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन यू कैन गेट। तो यहाँ तक अभी याद रखो, इसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में ला सकते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट तुमने अब तक सीखा नहीं है। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। तो व्हाट आई विल डू इज, टॉर्क क्या था, T1 माइनस T2 इंटू आर। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, T1 माइनस T2, आर क्या है, आर ए बाय अल्फा, ये भी चलेगा। अगर आपको ए की वैल्यू पता है, अल्फा की वैल्यू पता है, तो यहीं से मिल जाएगा। या फिर रोटेशनल डायनामिक्स में आप सीखोगे 12th का पहला चैप्टर, टॉर्क, टॉर्क ये होता है I इंटू अल्फा, वेयर I इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क, टॉर्क, ये टॉर्क है कि नहीं, दिस इज टॉर्क, राइट, दिस इज टॉर्क, बट टॉर्क is I into alpha where I is called as moment of inertia। अब moment of inertia तुमने अब तक तो सीखा नहीं, मैं अभी बता देता हूँ आपको। Do you remember every body stays in a state of rest or in a state of uniform motion unless an external unbalanced force is applied to it। तो क्वेश्चन ये था कि बॉडी को अपना स्टेट चेंज करने के लिए किसने अपोज किया, उसके खुद के मास ने, उसको क्या बोलते हो, इनर्शिया। ऐसा सेम फिजिकल क्वांटिटी रोटेशनल मोशन में आता है जिसको तुम बोलते हो रोटेशनल इनर्शिया। क्या बोलते हैं उसको, तो रोटेशनल इनर्शिया है I, और ये I डिस्क के लिए आता है mr²/2। गुड, ये डिस्क के लिए mr²/2 आता है। तो फॉर द टाइम बिंग आपको सिर्फ याद रखना है, रोटेशनल डायनामिक्स अगला चैप्टर है हमारा, उसमें हो जाएगा वो, तो डोंट वरी, वो हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब हमारा क्या बाकी रह गया, टेंशन T1 एंड टेंशन T2। टेंशन के लिए ना आप एक काम करना, एक जनरल स्ट्रक्चर याद रख लेना। तो फॉर्मूला का एक जनरल स्ट्रक्चर है, दैट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, ऐसा आएगा, गुड। बीच में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आई थिंक इट इज पॉजिटिव, ऑफ कोर्स पॉजिटिव, राइट। तो T1 फाइंड करना है, T1 अगर T1 फाइंड करना है और T2 फाइंड करना है तो जनरल स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ T1 और T2 में डिफरेंस क्या है, एक बार इफ यू लुक है ना आपके पास मॉड्यूल्स, T1 के केस में बाहर कौन सा M है, M1, तो बाहर M1, यहाँ पे बाहर M2, तो यहाँ पे अंदर M2, यहाँ पे अंदर M1। दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर। लेकिन ये फॉर्मूलाज कब लगने वाले हैं, ये फॉर्मूला तब लगने वाले हैं व्हेन द पुली हैज मास। तो एक्सेलरेशन इज m1 माइनस m2 g, वो मॉड्यूल्स में g मिसिंग है, प्रिंट नहीं हुआ है वहाँ पे, g के बिना एक्सेलरेशन हो नहीं सकता है, तो g आएगा m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m/2। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया आपका, m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m/2। टेंशन T1 क्या आएगा फॉर्मूला टेंशन T1 का, T1 तो बाहर M1, M1 टू M2 प्लस m/2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस m/2। व्हाट विल बी T2, M2 टू M1 प्लस m/2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस m/2। तो ये हो गया आपके सारे के सारे एक्सप्रेशंस, एक्सेशन, टेंशन T1, टेंशन T2, एंड ऑफ कोर्स देन टॉर्क। टॉर्क सिर्फ रोटेशन के लिए यूज होता है और रोटेशन यहाँ पे सिर्फ पुली का हो रहा है। तो टॉर्क is I into alpha, I is called as moment of inertia, alpha is angular acceleration, I मतलब moment of inertia for a disk, ये होता है mr²/2। this is something that we will derive soon। तो ये फिलहाल तुमको नहीं भी आ रहा है तो that is okay, क्योंकि आगे होने ही वाला है ये। अब इसके बाद we will change little bit of things here। अब तक हम लोग ले रहे थे पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग है, एक साइड पे मास है, दूसरे साइड पे भी मास है। अब हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग इंक्लाइन प्लेन लेंगे, वी आर गोइंग टू टेक इंक्लाइन प्लेन एंड देन वील पुट अ पुली हियर। इस पुली के ऊपर से स्ट्रिंग पास करने वाले हैं, एक मास यहां पे हैंगिंग होगा और एक मास यहां पे है। गुड, इस मास को क्या नाम दिया है, M1 M2, चलो M2 कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, बट आई वांट टू कीप यूनिफॉर्मिटी विथ योर मॉड्यूल्स। तो यहाँ पे ना ये M2G आएगा और यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ आएगा,
ये क्योंकि स्ट्रिंग सेम था और पुली मासलेस है तो यहाँ पे टेंशन सेम आएगा और ये एंगल है थीटा। नाउ इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे एक फोर्स होता है mg साइन थीटा, वेरी गुड, mg साइन थीटा, और नीचे होता है mg कॉस थीटा। चलो गुड, वेरी गुड, फाइन। फिर सारी चीज़ें वही है, वापस से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है आपको दोनों का, और आपको फिर इक्वेशंस चाहिए, फिर आपको फोर्स और एक्सेलरेशन चाहिए। मैं फ्री बॉडी डायग्राम बता देता हूँ। यहाँ पे ये m2 आ गया, ये आ गया आपका m2g, टेंशन था ऊपर T, ये सिस्टम m2 जाएगा नीचे तो ये आएगा ऊपर। वैसे वो डिपेंड करेगा m2g की वैल्यू ज़्यादा है कि m1g साइन थीटा की वैल्यू ज़्यादा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी मैं फिलहाल अज्यूम कर ले रहा हूँ कि m2g इज ग्रेटर देन m1g साइन थीटा, तो इसका मतलब m2g विल गो डाउन एंड m1g साइन थीटा की वजह से अपोजिशन ऑफर होगा। तो आपको पता है एक्सेशन क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। व्हाट इज टोटल मास? m1 प्लस m2। व्हाट इज नेट फोर्स? ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग कौन है? m2g, अपोजिंग कौन है? m1g साइन थीटा। तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। क्लियर? राइट, गुड। तो बहुत इजी है, आई टोल्ड यू दिस इज सिंपल। लॉस ऑफ मोशन कुछ नहीं है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। m2g की वजह से m2 नीचे जाएगा, m2 नीचे जाएगा तो वायर भी नीचे पुल होगा, तो ये जो मास है ये ऊपर जाएगा, लेकिन उसको अपोज कौन करने वाला है? m1g साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स क्या हो गया? m2g माइनस m1g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2g निकाल लिया कॉमन, दैट इज एक्सेलरेशन। यहाँ तक क्लियर? सेकेंड बॉडी का भी आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर ही लो m1 का। तो टेंशन यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे ये m1g साइन थीटा है, और ये ओवरऑल ऊपर जा रहा है, ये नीचे आएगा। तो यहाँ से वैसे मैं टेंशन का इक्वेशन आपको डायरेक्टली ही फाइंड करके बताने वाला हूँ, बट जस्ट टू नो द इक्वेशंस, जस्ट टू नो द इक्वेशंस। यू रिमेंबर मैंने आपको डायरेक्टली भी बताया था कि इफ समथिंग इज गोइंग डाउन क्या करते हैं? g माइनस ए। तो यहाँ पे तो तुम अप्लाई कर सकते हो, इट इज गोइंग डाउन, तो आप लिख सकते हो टेंशन इक्वल टू m2g माइनस ए, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर तुम्हारे पास a है, ये a यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके यू कैन फाइंड आउट t। आपको t अगर m1 से फाइंड करना है तो वहां से भी कर सकते हो। कैसे करोगे? इस केस में t इक्वल टू, ये ओवरऑल ऊपर जा रहा है, तो कौन ऊपर जा रहा है? m1, तो क्या लिखेंगे? g साइन थीटा प्लस ए। यहाँ पे हम लोगों को g का साइन थीटा कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कंपोनेंट साइन थीटा है इसके लिए। तो इंक्लाइन प्लेन पे डायरेक्टली g प्लस ए मत लिखना, इंक्लाइन प्लेन पे क्या लिखोगे? g साइन थीटा प्लस ए। तो अभी आपकी मर्जी है, आपको टेंशन जहाँ से भी फाइंड करना हो कर सकते हो। चलो ठीक है, विल टेक द फर्स्ट केस। तो t इक्वल टू m2 क्या आया? g माइनस ए, और a क्या था? m2 माइनस m1 साइन थीटा g अपॉन m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो सबसे पहले एक काम करो, g को कॉमन निकाल लो। g को कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस m2 माइनस m1 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो t इक्वल टू m2g m1 प्लस m2 माइनस m2 प्लस m1 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। m2 हो गया, तो m2 और m2 कैंसल आउट हो गया, तो देन m1 कॉमन निकाल लो। तो t इक्वल टू m1 कॉमन आ गया, m1 m2g, m1 कॉमन आ गया, 2m1 नहीं था, m1 था, m1 कॉमन, m1 कॉमन तो बाहर आ गया m1, m1 m2g, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। तो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर टेंशन। यही आना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर करेक्शन कर लेना मॉड्यूल्स में, पर यही है, आई कैन रिमेम्बर, यही है ना? हाँ, तो यही आना चाहिए। तो t विल बी इक्वल टू m1 m2g 1 प्लस साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया आपका
केस जिसमें एक ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव हो रहा था और दूसरा अप द इंक्लाइन प्लेन जा रहा था। अगले केस में हम लोग दोनों साइड पे इंक्लाइन प्लेन कर देंगे। तो इन द नेक्स्ट केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, दोनों साइड पे इंक्लाइन प्लेन है, हाँ, लेकिन एंगल्स आर नॉट सेम। इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग। तो एक साइड पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है और एक साइड पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा है। यहां पे एक मास है मे बी m1 और यहां पे एक मास है m2। ऐसा ही है ना कि उल्टा दिया है? सही है, चलो ठीक है। देन यहां पे एक पुली है, ऑफ कोर्स द पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। फिर यू हैव अ स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को आप पुली के ऊपर से पास करोगे ऐसा, तो टेंशन, वेल बाय द वे टेंशन सेम रहेगा, तो टेंशन सेम है। यहां पे जो कंपोनेंट आएगा वो होगा m2g साइन बीटा और यहां पे जो कंपोनेंट आएगा वो होगा m1g साइन अल्फा। क्लियर? फिर वापस आपको अज्यूम करना पड़ेगा m2g साइन बीटा ये ज्यादा है और m1g साइन अल्फा ये कम है। अगर ऐसा है तो m2 विल गो डाउन एंड m1 विल गो अप, राइट? तो ऐसे कुछ अजम्पशन लेके चलने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमको m1 और m2 की वैल्यू पता नहीं, हमको बीटा और अल्फा की वैल्यू भी पता नहीं। तो जब तक तुमको m1 m2 अल्फा बीटा की वैल्यू पता नहीं, यू नेवर नो, यू डोंट नो कि ये ज्यादा कौन सा कंपोनेंट है। हो सकता है अल्फा और m1 की वैल्यू की वजह से वो साइड का कंपोनेंट बढ़ जाए, तो उल्टा होगा, m1 विल गो डाउन द प्लेन एंड दिस विल गो up the plane, but that depends purely on the values, and because we are making general formulas we don't know the values, हमको values पता नहीं, तो कुछ ना कुछ तो assume करना ही पड़ेगा आपको। तो कर लिया assume, and then equations अभी आपको पता है कैसे बनाते हो, तो I'll not go into equations now for the time being, लगेगा तो देख लेंगे। I would want to know how do you find out acceleration? Net force upon total mass is m1 plus m2, net force क्या आएगा? m2g sin beta minus m1g sin alpha। तो I can write down m2 sin beta minus m1 sin alpha और बाहर g है अपॉन m1 plus m2। दिस इज एक्सेलरेशन, करेक्ट? बराबर। अब आपको टेंशन फाइंड करना है, अगेन योर चॉइस, आप बता दो उस बॉडी से हम लोग टेंशन फाइंड कर लेंगे, m1 से m2 से, दैट इज योर चॉइस। क्या यूज करें? m2, चलो m1 करते हैं ना, लास्ट टाइम भी m2 किया था। m1 कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है m1? ऊपर, तो क्या लिखेंगे? g साइन अल्फा प्लस a, तो यह आ जाएगा m1 g साइन अल्फा प्लस a, और a आपका आया था m2 साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फा अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। Then you have to take out g कॉमन, तो m1g कॉमन निकाल लिया मैंने, सिर्फ g कॉमन निकला, ओके। देन क्रॉस मल्टीप्लाई m1 साइन अल्फा, g कॉमन आ गया तो साइन अल्फा बचा, तो m1 साइन अल्फा प्लस m2 साइन अल्फा प्लस m2 साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फा अपॉन m1 प्लस m2। क्या क्या कैंसिल हो गया? m1 साइन अल्फा हो गया कैंसिल आउट, और m2 साइन अल्फा प्लस m2 साइन बीटा, सही है, इसमें से m2 कॉमन, तो m1 m2g साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गया टेंशन, ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए, है हो गई, ऐसा ही आना चाहिए। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट टेंशन। तो यहां तक क्लियर? बराबर। अब कौन सा केस बच गया और हमने जो लेना चाहिए, सो दैट इज सफिशिएंट इनफ। बाकी के जो केसेस है ना वो हम लोग न्यूमेरिकल्स के टाइम कवर कर लेंगे, तो ये बहुत सारे केसेस बनते हैं, ये तो थोड़ा कम दिया हुआ है लेकिन और भी बहुत सारे केसेस बनते हैं, तो दोस्त केसेस वी विल कवर वाइल डूइंग न्यूमेरिकल्स। और इसके बाद जो है स्ट्रिंग का एक अलग सा टॉपिक है, मोशन ऑफ मैसिव स्ट्रिंग।
वो हम लोग फ्रिक्शन में कवर करते हैं, क्योंकि उस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो फ्रिक्शन के ज़्यादा बनते हैं। एक स्ट्रिंग है जो एक टेबल के ऊपर है, राइट, उसके पीछे एक मास अटैच्ड है और हम लोग स्ट्रिंग को पुल कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन वहां पे लोगे, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन फ्रिक्शन पे आते हैं, तो दैट आई विल कवर ड्यूरिंग फ्रिक्शन। तो स्ट्रिंग का केस, चेन्स का केस वो फ्रिक्शन में लेंगे। सो नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू स्टार्ट विथ क्वेश्चंस। तो विल स्टार्ट विथ सेट नंबर 1। मैंने आपको इन टोटल 3 सेट दिए हुए हैं, उसमें से पहला सेट है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, दूसरा सेट है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ओनली PYQ ऑफ JEE एंड नीट, और तीसरा सेट है फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन का तो थ्योरी बाकी है, वो थ्योरी करने के बाद अभी पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के पहले सेट से। लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होगा एंड सेट 2 में डायरेक्टली JEE और नीट के PYQ आएंगे। तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। अ मशीन गन इज माउंटेड ऑन अ 2000 किलोग्राम कार। तो 2000 किलोग्राम का एक कार है, उसके ऊपर एक मशीन गन को हमने माउंट कर दिया ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये जो कार है इट इज ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। एट सम इंस्टेंट द गन फायर्स बुलेट्स ऑफ मास 10 ग्राम with a velocity of 500 meter per second with respect to the car. So at a certain instant of time the machine gun is firing bullets of mass 10 gram with velocity of 500 meter per second. इसको वैसे muzzle velocity बोलते हैं। Muzzle velocity is the speed of the bullet when it leaves the gun. The number of bullets fired per second is 10. एक सेकेंड में 10 बुलेट फायर हो गए। The average thrust on the system is, तो सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रस्ट। थ्रस्ट इज फोर्स। तो आपको एवरेज थ्रस्ट पूछा है, मतलब बेसिकली दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द फोर्स। तो एवरेज थ्रस्ट फाइंड करना है। थ्रस्ट मतलब फोर्स, और फोर्स मतलब यू नो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से फोर्स इज नथिंग बट dp बाई dt। तो F इक्वल टू d dt ऑफ P। P क्या है? m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। देन इफ यू रिमेंबर, मास को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हैं, मास का डेरिवेटिव लेते हैं, करेक्ट। और आइडियली स्पीकिंग हम जब F इक्वल टू एम ए डिराइव करते हैं ना, तो ये अभी अच्छे से सुन लो, व्हेन यू डिराइव F इक्वल टू m इंटू ए, उस केस में आप बोलते हो मास ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। मास ऑफ द सिस्टम मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट। हमारे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट था, उस सिंगल ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगा दिया, वो ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट हो गया। मोशन स्टार्ट होना मतलब वेलोसिटी चेंज होना, वेलोसिटी चेंज होना मतलब एक्सेलेरेशन होना। वहाँ पे dv बाई dt जीरो नहीं आता है और हम लोग बोलते हैं कि मास कांस्टेंट है, तो dm बाई dt जीरो होता है। यहाँ पे उल्टा केस है। यहाँ पे उल्टा केस क्यों है? क्योंकि अगर मैं मशीन गन से बुलेट्स को फायर कर रहा हूँ, तो मशीन गन का मास कम होता जाएगा। यू शुड नो, मशीन गन में हम लोग बहुत सारे बुलेट्स, पूरा का पूरा एक स्ट्रिप होता है, ऐसे लोड करके रखते हैं, राइट, करेक्ट। और ये मशीन गन कहाँ माउंटेड है? कार के ऊपर। तो जब बुलेट्स फायर होंगे मतलब बुलेट तो गया, तो सिस्टम का मास क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे dm बाई dt जीरो नहीं है, यहाँ पे dv बाई dt जीरो है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक बुलेट का वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी? जीरो। तो यहाँ पे पहला टर्म जीरो है, दूसरा टर्म जीरो नहीं है, बट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी का वैल्यू आपको 500 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज व्हाई dv बाई dt टर्न्स आउट टू बी जीरो। तो देयरफॉर थ्रस्ट मतलब फोर्स इज इक्वल टू v dm बाई dt, ऐसा आएगा, करेक्ट, राइट। देन व्हाट विल यू डू आफ्टर दिस? v का तो वैल्यू है आपके पास 500, dm बाई dt, हाउ डू यू फाइंड आउट dm बाई dt? इज अगेन सिंपल थिंग। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, चलो यहाँ ध्यान दो, कोई बात नहीं। dm बाई dt अगर आपको नहीं फाइंड करता था, आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। इट इज टू सिंपल। व्हाट वाज द मास ऑफ ईच बुलेट? 10 ग्राम। 10 ग्राम इज 10 raised to -2 किलोग्राम, क्योंकि 10 ग्राम इज 10 raised to -3 किलोग्राम। तो 10 into 10 raised to -3 is 10 raised to -2।
10⁻², मतलब एक बुलेट गया तो कितना मास कम हुआ, 10⁻²। एग्री विद दिस, बराबर। लेकिन dm/dt का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द चेंज इन मास पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने बुलेट्स फायर हो रहे थे, कितने, 10, तो 10, तो ये हो गया 10 × 10⁻², मतलब कितना, 10⁻⁻1। दिस इज किलोग्राम पर सेकेंड। यहां तक क्लियर, पक्का, श्योर। तो हमने क्या किया, dm/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। मास क्यों चेंज होगा, क्योंकि जब बुलेट फायर होगा, बुलेट तो गया तो मास कम हो रहा है, एक बुलेट गया तो 10 ग्राम कम हो रहा है, मतलब 10⁻² किलोग्राम कम हो रहा है। एक सेकंड में कितने बुलेट्स फायर हो रहे हैं, 10, तो एक सेकंड में कितना मास कम होगा, 10 × 10⁻², मतलब 10⁻1। ठीक, dm/dt मिल गया। फोर्स इक्वल टू वेलोसिटी है 500 ऑफ ईच बुलेट इंटू 10⁻1, मतलब कितना हो गया, 50 न्यूटन। ये है एक्शन, एवरी एक्शन हैज, हाँ, तो थ्रस्ट ऑन द सिस्टम इज रिएक्शन, क्योंकि बुलेट फायर हो रहा है वो एक्शन है, और वो जो रिएक्शन करेगा सिस्टम पे, दैट इज द थ्रस्ट। तो 50 न्यूटन का थ्रस्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग, एक 5000 किलोग्राम का रॉकेट है विच इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग, मतलब इट विल गो वर्टिकली अपवर्ड्स। Now before I read the next part of the question, I would want to know if anything is going up, what is net acceleration, g plus a। तो अभी याद रखना ये। The exhaust speed is 800 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको बताया था कि रॉकेट जैसे ऊपर जाता है तो उसमें जो फ्यूल है वो बर्न होता है, और वो बर्न होने के बाद गैस इजेक्ट होता है, तो वो जो गैस का स्पीड है उसको एग्जॉस्ट स्पीड बोलते हैं, द स्पीड विथ विच द गैसेस आर इजेक्टेड आउटसाइड। और ये एग्जॉस्ट वर्ड आप अपने रियल लाइफ में भी यूज करते हो ना, किचन में आप एग्जॉस्ट फैन लगाते हो, वो एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, एयर को बाहर थ्रो करता है, तो यहाँ पे भी गैसेस आर बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द रॉकेट। तो एग्जॉस्ट स्पीड मतलब स्पीड ऑफ गैसेस गोइंग आउट 800 मीटर पर सेकेंड टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रॉकेट को इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन देना है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द नीडेड थ्रस्ट विल बी, हमको रॉकेट को ऊपर लेके जाना है, मतलब रॉकेट को अपवर्ड थ्रस्ट देना है, तो वो अपवर्ड थ्रस्ट देने के लिए एक सेकेंड में कितना गैस का मास इजेक्ट होना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या फाइंड करना है वो नहीं समझ में आया, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। लुक एट द ऑप्शन एंड द यूनिट्स, किलोग्राम पर सेकेंड, मतलब dm/dt। तो आपको क्या फाइंड करना है, dm/dt, dm/dt फाइंड करना है। अब लुक, अभी अभी मैंने बताया आपको फोर्स इन केस ऑफ रॉकेट और इन केस ऑफ बुलेट्स, वो आता है आपका v dm/dt, सीधा सीधा यही आता है। अब ऐसा क्यों आया, क्योंकि दो टर्म्स है ना, प्लस m dv/dt। वेलोसिटी बुलेट का कांस्टेंट था, यहाँ पे वेलोसिटी गैस का कांस्टेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। ये वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो, करेक्ट। तो रॉकेट के केस में जो गैसेस इजेक्ट होते हैं उसका स्पीड यहाँ पे बता दिया 800, वैल्यू बताना मतलब कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। तो यहाँ पे भी जैसे पिछला केस था, dv/dt क्या बन गया था, जीरो, तो यहाँ पे भी dv/dt क्या होगा, जीरो। तो क्या मिलेगा आपको, v dm/dt। यहां तक क्लियर है, पक्का। लेकिन फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास किसका, रॉकेट का, क्योंकि ऊपर कौन जा रहा है, रॉकेट ऊपर जा रहा है, तो g प्लस a। आपको क्या फाइंड करना है, dm/dt। तो एक काम करो, dm/dt इक्वल टू m/v g प्लस a। मास ऑफ रॉकेट इज 5000 एंड स्पीड ऑफ गैसेस इज 800। g की वैल्यू 10 है और a की वैल्यू 20 है, दिया है उन्होंने वैसा, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 0 कैंसिल कर दिए, दिस इज लाइक 4 एंड 25। तो 25/4 इंटू 30, करेक्ट। तो इसको भी सॉल्व कर लो, 2 एंड 15। यू नो व्हाट इज 25 इंटू 15, 25 into 10 is 250, 25 into 5 is 125, 150, oh sorry 250 और 125, how much, 375, 375 का आधा 187.5, 187.5 किलोग्राम पर सेकेंड। कहाँ पे है,
ऑप्शन क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4, 3 मिस हो गया क्या? चलो मिसिंग है कोई बात नहीं, प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पे तो आप कर लोगे वो। थर्ड नंबर क्वेश्चन विल गो एज एन असाइनमेंट फॉर यू। एन आर्मी व्हीकल ऑफ मास 1000 किलोग्राम is moving with a velocity of 10 meter per second and is acted upon by a forward force of 1000 Newton due to engine and a retarding force of 500 Newton due to friction. What will be the velocity after 10 second? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक आर्मी व्हीकल है, 1000 किलोग्राम इज द मास ऑफ दैट व्हीकल विच इज मूविंग विद वेलोसिटी, मतलब इनिशियल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फॉरवर्ड फोर्स, तो इंजन जो फोर्स प्रोवाइड कर पा रहा है वो 1000 न्यूटन का है, और जो रिटार्डेशन है ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि दैट व्हीकल इज मूविंग ऑन अ रोड और टायर के सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो है 500 न्यूटन का। फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिंग फोर्स। आपको पूछा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद, मतलब फाइनल वेलोसिटी। यू नो हाउ टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी, v इक्वल टू u प्लस at। अब इसमें तुमको t की वैल्यू पता है 10 सेकेंड्स, इसमें तुमको u भी पता है, u कितना है दिया हुआ ना 10 मीटर पर सेकेंड। तो यू नो व्हाट इज u, यू नो व्हाट इज t, व्हाट यू डोंट नो इज a। तो पहले a फाइंड करना पड़ेगा। अब a कैसे फाइंड करोगे, यू हैव टू थिंक हाउ टू फाइंड आउट a। a is net force upon mass, net force upon mass, net force is driving force, मतलब force provided by engine minus frictional force, driving force minus opposing force upon mass. How much was the driving force? 1000. How much was the friction? How much is the mass? 1000 है ना, तो 500 बाय 1000 मतलब 1/2, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, तो v इक्वल टू u प्लस 80, करेक्ट, राइट, बराबर, पक्का पक्का। तो u कितना था 10, a का वैल्यू कितना है हाफ, t कितना है 10, 10/2 इज 5, तो कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, मतलब यू अंडरस्टैंड, जो सिंपल क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ से हटा दिए। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल क्वेश्चन था, एक सिस्टम ऊपर जा रहा है, आपको टोटल फोर्स पूछा है, तो m इंटू जी प्लस ए, वो आप कर लोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वहाँ पे भी आपको फोर्स पूछा है, वो होता है m dv/dt प्लस v dm/dt, उसमें से v कांस्टेंट है तो बचेगा v dm/dt। आपके पास v है, आपके पास dm/dt है, 25 न्यूटन का आंसर आएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 5 25 न्यूटन आएगा, और मैंने जानबूझ के क्वेश्चंस हटाए क्योंकि वो बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चंस है, तो यू शुड डू इट बाय योरसेल्फ। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी वैसे इजी है, वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन थ्योरी, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, उस पर एक ब्लॉक है जिसका मास m है। द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली, ये भी हमने देखा था, पूरे के पूरे सिस्टम मतलब वेज को हमने हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे दिया, सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज। तो वो जो ब्लॉक है वो वेज पे नीचे नहीं आ रहा है, स्लिप नहीं हो रहा है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, मतलब नॉर्मल रिएक्शन पूछा है आपसे। मैंने आपको ये थ्योरी में ही बता दिया था, कल ही हमने कवर किया, आई जस्ट डू इट अगेन, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस नाउ ऑनवर्ड्स। एक वेज है, वेज मतलब इंक्लाइन प्लेन, इधर एंगल बन गया थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। उसके बाद इसके ऊपर एक हमने रख दिया ब्लॉक, उस ब्लॉक का मास है m, तो यहां पे तुमने रख दिया ब्लॉक जिसका मास है m, फाइन, समथिंग लाइक दैट। और आपको अगर याद होगा जो मैंने बताया ही था, कंपोनेंट्स तो पता ही होंगे, इसके पता होने चाहिए। यहाँ पे जाता है आपका mg, mg के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है mg cos, एक होता है mg sin। ये है नॉर्मल रिएक्शन r, ये है mg cos थीटा बिकॉज दिस इज थीटा, ये है mg और ये है mg sin थीटा। बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन, तो दिस ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन। ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ आने लगेगा बिकॉज ऑफ mg sin थीटा कंपोनेंट। हमको इसको नीचे नहीं आने देना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे नहीं आने देना होता है तो हम लोग यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं। वो फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन।
एंड बी इज द एक्सेलरेशन। क्लियर यहाँ तक? तो क्योंकि तुमने वेज पे फोर्स लगा दिया और वेज के ऊपर ब्लॉक बैठा था, तो ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स लग गया, और सूडो फोर्स का डायरेक्शन होता है अपोजिट, तो यहाँ पे आ गया सूडो फोर्स mb, राइट। एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू कि ये जो हम थ्योरी कर रहे हैं वो अच्छी थ्योरी नहीं है, वो सारे के सारे क्वेश्चन ही थे। यू विल नो नाउ ये एंगल कितना आएगा, थीटा। तो ये जो mb है इसका एक कंपोनेंट यहां गया, कौन सा कंपोनेंट यहां गया, कॉस, और एक कंपोनेंट यहां आया, तो यह आ गया आपका mb cos थीटा और यह आ गया आपका mb sin थीटा। क्लियर? आपको पूछा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक। मैंने आपको ये भी बताया था कि आप बेंच पे बैठे हो, आपका वेट बेंच पे एक्शन है, तो बेंच आप पे क्या लगा रहा है, तो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक? नॉर्मल रिएक्शन, mg नहीं, नॉर्मल रिएक्शन। You are sitting on the bench, your weight is action, bench is putting reaction, so the force exerted by the bench on you is normal reaction। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो एक वेज पे है, वेज इस पे क्या फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। तो क्या फाइंड करना है तुमको, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। तो आपको फाइंड करना है R, और आपको दिख रहा है R को किसने किसने बैलेंस किया, mb sin थीटा और mg cos थीटा। मतलब इन शॉर्ट यू आर सपोज टू फाइंड आउट mb sin थीटा प्लस mg cos थीटा। तो ये वर्कआउट करना है आपको। इफ यू लुक एट द ऑप्शन, ऑप्शन है ना इन टर्म्स ऑफ g है, तो b नहीं होना चाहिए। तो b नहीं होना चाहिए, तो मैंने कल बताया था आपको, ये जो ब्लॉक है ये स्लिप हो रहा है क्या, नहीं, तो डाउनवर्ड फोर्स को किसने बैलेंस कर दिया, अपवर्ड। तो mg sin थीटा विल बी इक्वल टू mb cos थीटा। ठीक है, तो mm कैंसिल हो गया, mm कैंसिल हो गया, आपको यहां से मिल जाएगा b इक्वल टू g sin थीटा बाय cos थीटा। ये tan थीटा होता है, tan अल्फा, ऐसा कल क्वेश्चन था, हमने कल ही सॉल्व किया, मतलब सॉल्व नहीं किया लेकिन सीईटी में सॉल्व किया, याद है क्या, सीईटी में था ना सेम क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, याद नहीं कोई बात नहीं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट। ऐसा क्यों, क्योंकि आंसर में b नहीं है, मतलब मुझे b को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो b के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो r इक्वल टू mb, बट व्हाट इज b, g sin थीटा बाय cos थीटा इनटू sin थीटा, करेक्ट। तो क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर, सही है ना, ऐसा ही होगा ना, अरे हाँ, हाँ कि नहीं, तो कॉन्फिडेंस से बोलो ना, वैसे ही होगा। b की जगह पे क्या है, sin थीटा बाय cos थीटा इनटू g, और एक साइन जगह क्या बन गया, sin स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, mg sin स्क्वायर थीटा प्लस mg cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। क्या कॉमन निकालोगे, mg कॉमन निकालोगे, क्या बचा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। व्हाट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg अपॉन cos थीटा। तो mg अपॉन cos थीटा ऑप्शन नंबर डी। Question number 7, the adjacent figure is a part of a horizontally stretched net। तो जो डायग्राम है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच्ड नेट। नेट देखा होगा ना, नेट, तो नेट को हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर लिया, राइट। सेक्शन ए बी, तो यहाँ पे एक सेक्शन ए बी दिख रहा है आपको, सेक्शन ए बी इज स्ट्रेच विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो इसको हमने 10 न्यूटन के फोर्स से स्ट्रेच कर दिया। द टेंशन इन द सेक्शन बी सी एंड बी एफ आर, तो बी सी और बी एफ इस सेक्शन में टेंशन कितना है, हिसाब से पूछा है। मैं इसको यहाँ पे वापस ड्रॉ कर देता हूँ। सो द आइडिया हियर इज, ये था सेक्शन ए बी, यहाँ पे है सेक्शन बी सी, यहाँ पे है सेक्शन बी एफ। तो व्हाट दे आर टेलिंग यू इज कि जो सेक्शन ए बी है, दिस इज स्ट्रेच्ड बाय अ टेंशन ऑफ हाउ मच, 10 न्यूटन। तो यहाँ पे टेंशन मतलब फोर्स T1 बोल देता हूँ, ये 10 न्यूटन है। यहाँ पे ये पॉइंट आपको बता दिया है, C है, ये है F, और आपको पूछा है कि ये टेंशन T2 और टेंशन T3 कितना होगा, ऐसा आपसे पूछा है इन शॉर्ट।
द टेंशंस इन द सेक्शन BC एंड BF दे विल बी सेम। क्यों सेम? सबसे पहले अगर आप एंगल्स देख रहे हो तो ये एंगल कितना है 120, ये एंगल कितना है 120 और ये एंगल कितना बचेगा 120। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लामीज थ्योरम जो हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था, अगर आपको याद होगा। अब लामीज थ्योरम जिनको पता नहीं अभी पता कर लो, क्योंकि ये हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता है। लामीज थ्योरम हम लोग कब अप्लाई कर सकते हैं? दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। लामीज थ्योरम ये होता है कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर फोर्सेस के लिए। कॉन्करेंट मतलब दे शुड स्टार्ट और एंड एट द सेम पॉइंट। तो तीन फोर्सेस है, दे शुड स्टार्ट और एंड एट द सेम पॉइंट। जैसे कि ये पॉइंट है, यहाँ से T1 फोर्स स्टार्ट हुआ, यहाँ से T2, यहाँ से T3, तो कॉन्करेंट है, यस। कोप्लेनर, ऑल दिस थ्री फोर्सेस शुड बी इन द सेम प्लेन। मैं एक काम करता हूँ, इसको एंगल θ1 बोलता हूँ, इसको एंगल θ2 बोलता हूँ, इसको एंगल θ3 बोल देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम T1 अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल दैट इज साइन ऑफ θ1 इक्वल टू T2 अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल दैट इज θ2 इक्वल टू T3 अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल दैट इज θ3। T1 अपॉन साइन θ1 इक्वल टू T2 अपॉन साइन θ2 इक्वल टू T3 अपॉन साइन θ3। इसको बोलते हैं लामीज थ्योरम। रिमेंबर, लामीज थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर फोर्सेस। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें θ1, θ2, θ3 की वैल्यू क्या है? सेम है। तो डिनोमिनेटर तीनों का क्या है? सेम है। तो T1 बाय साइन 120 इक्वल टू T2 बाय साइन 120 इक्वल टू T3 बाय साइन 120। अब डिनोमिनेटर सेम होने का मतलब होता है न्यूमरेटर भी सेम है। मतलब T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 और T1 की वैल्यू कितनी थी 10, तो बचे हुए दो टेंशन कितने हैं 10, तो 10 and 10 ऑप्शन नंबर सी खत्म हो गया। The velocity of a body at time t equal to 0 is 10 root 2 meter per second in northeast direction and it is moving with an acceleration of 2 meter per second square directed towards the south. The magnitude and direction of the velocity of the body after 5 seconds will be। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के लिए और भी सिंपल ट्रिक बताता हूँ मैं। पहले क्वेश्चन समझ लो। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट टाइम t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 रूट 2, डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट। इट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है विद अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है टुवर्ड्स साउथ। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स विल बी। अब ये जो क्वेश्चन है सॉल्व करने से पहले थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, हम लोग जो डायरेक्शंस की बात करते हैं ना, डायरेक्शंस की बात वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ वर्टिकल प्लेन पे, क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल पे ड्रॉ करूंगा तो तुमको कुछ दिखेगा नहीं और ड्रॉ करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। ये जो डायरेक्शंस होते हैं दे आर नेवर ऑन अ वर्टिकल प्लेन। तो कंफ्यूजन बाद में क्रिएट हो, इसलिए इससे पहले अभी समझ लो। जहाँ पे मैं अभी देख रहा हूँ दैट इज ईस्ट, क्योंकि सनसेट वहाँ, सनराइज वहाँ से होता है ईस्ट। जहाँ पे तुम देख रहे हो दैट इज वेस्ट। ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इज नॉर्थ एंड 90 डिग्री क्लॉकवाइज इज साउथ, करेक्ट। ये ग्राउंड पे मतलब हॉरिजॉन्टल पे ये डायरेक्शंस है। जब तुम ग्राउंड से ऊपर जाते हो जिसको तुम अल्टीट्यूड बोलते हो, उसको हम लोग लेते हैं जेड डायरेक्शन। क्या लेते हैं? जेड, राइट। तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज गोइंग अप उसको मैं बोलूंगा के कैप। क्या बोलूंगा? क्योंकि यूनिट वेक्टर्स तुमको याद होंगे, ईस्ट के अलोंग मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग होता है आई कैप, वेस्ट मतलब माइनस आई कैप, नॉर्थ मतलब जे और साउथ मतलब हाँ। तो अभी याद रखना डायरेक्शंस और ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, बट आई एम शोइंग जस्ट फॉर द कन्वीनियंस बिकॉज मुझे वर्टिकल बोर्ड पे लिखना पड़ेगा। तो ये जो डायरेक्शंस हैं ये हम वर्टिकल प्लेन पे दिखा रहे हैं। डायरेक्शंस कभी भी वर्टिकल प्लेन पे नहीं होते हैं, वो होते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो अभी याद रख लेना। और हमारे कन्वीनियंस के लिए हम लोग ईस्ट को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, मतलब इसको हम लोग आई कैप मान लेंगे। तो वेस्ट हो जाएगा आपका माइनस एक्स एक्सिस मतलब माइनस आई कैप, नॉर्थ बन जाएगा आपका जे कैप और साउथ बन जाएगा आपका माइनस जे कैप। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद आई विल गिव यू अ ट्रिक। हमारे पास जो क्वेश्चन है ना उसमें इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन था नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से और ईस्ट से दोनों से 45 डिग्री पे होता है। कितने पे होता है? 45 डिग्री पे होता है।
बराबर यहाँ तक क्लियर। अब मान लेते हैं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी v है, v। तो there's an object which is moving with velocity v along north east। तो इसके मैं दो कंपोनेंट कर लूंगा, एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे और पहला क्वाड्रेंट है तो x और y कंपोनेंट दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव। तो ये कंपोनेंट बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, v cos 45, क्योंकि एडजेसेंट इज cos, और ये वाला बन जाएगा v sin 45। ये वाला क्या है, v sin 45, ये v sin 45 है। गुड, दिस इज v sin 45। अब ये v sin 45 को मैं यहां पे भी दिखा सकता हूं या फिर मैं उसको यहां भी दिखा सकता हूं। इट्स द सेम थिंग, सेम है ना, सही है ना, अरे सेम ही है, क्योंकि ये और ये पैरेलल रहेंगे। या फिर 45 का अपोजिट वाला कौन होता है, साइन, एडजेसेंट कौन होता है, कॉस, सही है। तो x कंपोनेंट क्या बन जाएगा, v/√2, और y क्या बन जाएगा, v/√2। यहां तक क्लियर। तो ऐसा आने वाला है कंपोनेंट्स, पक्का पक्का, श्योर, 100%, गुड। अब अगर वेलोसिटी v था और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है तो ईस्ट में और नॉर्थ में कंपोनेंट्स क्या बन गए, v/√2 एंड v/√2, v cos एंड v sin। अगर यहां पे वेलोसिटी ही v/√2, v into √2 होता तो क्या बनता, v, क्या बनता, v, वेरी गुड। क्योंकि v cos 45 की जगह पे क्या लिखते यहाँ पे, v√2 cos 45। व्हाट इज cos 45, 1/√2, तो क्या आ जाएगा, v, और यहां पे भी क्या आ जाएगा, v होगा ना, v हो जाएगा, वेरी गुड, सही है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज पहली बार थोड़ा टाइम जाता है हमारा, लेकिन इसके बाद यू विल बी डैम क्विक इन सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। देखो हमारे पास स्पीड कितना है, 10√2, डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट मतलब आई कैप और नॉर्थ मतलब, तो ये जो वेलोसिटी है इसको मैं लिख सकता हूँ क्या लिखेंगे, वी आई कैप प्लस वी जे कैप। याद है क्या, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद है, यहां से पहला वेक्टर स्टार्ट हो रहा है यहां तक, यहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है यहां तक, तो रिजल्टेंट कहां आएगा, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ सेकेंड। तो जो वेलोसिटी था वो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जैसा बन गया कि नहीं, बन गया ना। तो मैं v√2 को ऐसा लिख सकता हूं ना, क्या लिख सकता हूं मैं, वी आई कैप प्लस v, लिख सकते हैं ना, पक्का, एग्री टू दिस, बराबर। आपके पास क्या वेलोसिटी वाली थी, 10√2, इनिशियल वेलोसिटी क्या था आपके पास, 10√2, तो मैं 10√2 को ऐसा लिखूं क्या, 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, सही है। 20√2 होता तो 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप, 30√2 होता तो 30 आई कैप प्लस 30 जे कैप। तो अब नेक्स्ट टाइम से ऐसे क्वेश्चन आए ना, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 10√2 नॉर्थ ईस्ट बोला है, नॉर्थ ईस्ट बोला है 10√2, तो 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। अगर आपको नॉर्थ वेस्ट बोला है तो -10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट मतलब नेगेटिव आई कैप और नॉर्थ मतलब जे कैप पॉजिटिव, तो -10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। अगर साउथ ईस्ट बोला होगा तो साउथ ईस्ट 10 आई कैप -10 जे कैप, और साउथ वेस्ट -10 आई कैप -10 जे कैप, वेरी गुड। तो अभी याद रखना, तो जैसे ही तुमने पढ़ा इनिशियल वेलोसिटी मतलब u बार 10√2 है, तो u 10√2 है तो दो कंपोनेंट कर लिए, एक बन गया आई कैप, एक बन गया जे कैप, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट था तो दोनों पॉजिटिव बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट है, नॉर्थ वेस्ट तो y पॉजिटिव x नेगेटिव, साउथ वेस्ट तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव, और साउथ ईस्ट तो x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, गुड। अब आपको बोला है कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, साउथ मतलब माइनस जे कैप, तो यहां पे आप लिखोगे -2 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गुड। और आपको पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स, मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछा है। हाउ डू यू फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी, u बार प्लस a बार t, u बार कितना था 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, a बार कितना है
माइनस 2 जे कैप, टाइम कितना है 5 सेकेंड्स, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सही है। तो क्या हो जाएगा 10 आई कैप रह जाएगा, क्योंकि 10 जे कैप और 10 जे कैप कैंसल। तो मैग्नीट्यूड कितना, आई कैप मतलब ईस्ट, तो 10 अलोंग ईस्ट, 10 टुवर्ड्स ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको इस क्वेश्चन के 3 मेथड्स बताने वाला हूँ। एक ऑफ कोर्स थोड़ा लेंदी है, दूसरा थोड़ा शॉर्टकट है, तीसरा डायरेक्ट है। तो थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये ट्रिक्स आप बाकी क्वेश्चंस पे भी अप्लाई करोगे। अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स एफ, और एफ बोल्ड में लिखा है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। सच दैट द कंपोनेंट्स ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम पी, पी भी बोल्ड में लिखा है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ कोर्स, एट एनी टाइम टी आर। तो मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट है 2 cos t और y कंपोनेंट है 2 sin t। आपको पूछा है एंगल बिटवीन f एंड p एट टाइम t is। तो क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक पार्टिकल था जो एक्स वाई प्लेन में मूव हो रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव हो रहा है, तो z कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि 2D मोशन है, तो सिर्फ x और y कंपोनेंट्स ही आएंगे अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। और इस फोर्स की वजह से जो मोमेंटम है वो कितना है, px इक्वल टू 2 cos t एंड py इक्वल टू 2 sin t। आपको एंगल पूछा है f बार एंड p बार में। तो देखो मैं आपको 2 मेथड तो कम से कम बता दूंगा यहाँ पे। तो मेथड नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो इज दैट आपको मोमेंटम के कंपोनेंट्स दिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए मोमेंटम विल बी px i कैप प्लस py j कैप। इसमें आपको px और py दिया हुआ है, राइट। उसके बाद आपको अगर 2 वेक्टर्स में एंगल निकालना हो, इफ यू वांट टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, तो नॉर्मली हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी, और ए बार डॉट बी बार होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जिनको याद नहीं कोई बात नहीं, पर दिस इज फॉर नाउ इट इज ओके, लेकिन आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। तो नॉर्मली एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सिंपल सा रीजन है, क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और एंगल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो तुमको अगर एंगल फाइंड करना है तो तुमको स्केलर प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। तो ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी, ए बार डॉट बी बार इज बेसिकली ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, लेकिन यहाँ पे जेड कंपोनेंट नहीं है तो मैं लिखूंगा भी नहीं। और ए होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और बी होता है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। हमको ये डिनोमिनेटर फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली इस केस में, डायरेक्ट आंसर आएगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज फोर्स, dp बाई dt, dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो x कंपोनेंट फाइंड करना है तो यहाँ पे x कंपोनेंट लूंगा, और अगर मुझे y कंपोनेंट फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे y कंपोनेंट लूंगा, सिंपल सी बात है। तो मुझे अगर फोर्स का x कंपोनेंट फाइंड करना है तो मैं मोमेंटम के x कंपोनेंट का डेरिवेटिव लूंगा, और ये था 2 cos t। 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट एफ वाई dpy बाई dt, और ये था 2 sin t। sin t का डेरिवेटिव होता है cos t, और 2 आउटसाइड तो 2 cos t। तो आपके पास fx और fy मिल गया, आपको px और py तो दिया ही हुआ था, और आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, सॉरी आपको एंगल फाइंड करना है। एंगल के लिए आप क्या करते हो, डॉट प्रोडक्ट करते हो। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, f बार डॉट p बार कर लेता हूँ, तो ये क्या होगा fx px प्लस fy py, क्योंकि ये लगने वाला है हमको न्यूमरेटर के लिए, ठीक है। तो वो कर लिया पहले फाइंड। fx की वैल्यू कितनी आई, माइनस 2 sin t, px कितना था 2 cos t, fy कितना है, fy 2 cos t, और py 2 sin t। 2 और 2 मतलब 4 sin t cos t पॉजिटिव और 4 sin t cos t नेगेटिव, तो कितना हो गया 0। और 2 वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो, इसका मतलब वो दोनों होते हैं परपेंडिकुलर, मतलब एंगल इज 90 डिग्री, एंगल इज 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। अब दूसरा केस, ये इंपॉर्टेंट है, मेथड 2। मेथड 2 इज जस्ट अ ट्रिक, और ये ट्रिक तुमको बहुत काम में आएगा आगे जाके, तो ये पता होना ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा है
मेथड नंबर 2 विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेथड 1। अब देखो ऐसा है, यहां पे तो मोमेंटम दिया था तो मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूं। हमेशा मोमेंटम दिया होगा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी आपको वेलोसिटी का कंपोनेंट दिया होगा, कभी डिस्टेंस का कंपोनेंट दिया होगा। ये था 2 cos t और ये था 2 sin t। अब मैं जो बोल रहा हूं अच्छे सुन लो। आपको पूछा था एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, सही है, बराबर। फोर्स तुम कैसे ऑब्टेन करते हो? डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम। तो जब आपको एक क्वांटिटी के कंपोनेंट्स दिए हो और अगर दूसरा क्वांटिटी ये पहले का डेरिवेटिव हो, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस आने वाला है, ये तो पक्का हो गया, राइट। तो माइनस आने वाला है और साइन का प्लस रहेगा, ये भी पक्का हो गया, सही है। व्हाट डू यू नोटिस? कंपोनेंट्स इंटरचेंज हो गए और दोनों में से एक नेगेटिव हो गया। दोनों में से क्या हो गया? एक, राइट। तो जब कॉस और साइन हो तो डेरिवेटिव के बाद कंपोनेंट्स इंटरचेंज होते हैं और दोनों में से एक नेगेटिव होता है, राइट, करेक्ट। ऐसे केस में डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। मतलब ऐसे केस में दो वेक्टर्स हमेशा क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, ऑलवेज। तो सॉल्व करना ही नहीं था। क्वेश्चन देखा, समझ में आया, मोमेंटम का x कंपोनेंट 2 cos t है, y कंपोनेंट 2 sin t है और फोर्स और मोमेंटम में एंगल पूछा है। मतलब मुझे फोर्स फाइंड करना है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम। तो जब मैं डेरिवेटिव लूंगा, cos का बन जाएगा माइनस साइन, साइन का बन जाएगा प्लस cos। तो कंपोनेंट्स इंटरचेंज हो गए विथ ओनली वन ऑफ देम हैविंग नेगेटिव साइन। तो डॉट प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी 0। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग ऑल दिस। उसमें डायरेक्ट आंसर 0 नहीं लिखना, डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो एंगल कितना है? नहीं तो 0 लिख दोगे, 0, डॉट प्रोडक्ट 0 है, एंगल कितना है? 90 है, डन। A gardener waters the plant by a pipe of diameter 1 mm। पाइप का डायामीटर मतलब पाइप का रेडियस मिल जाएगा, पाइप का रेडियस मिल गया तो पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा, मतलब तुमको ए मिल सकता है। द वाटर कम्स आउट एट अ रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जिनको ये क्या पैरामीटर दिया है वो समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। सेंटीमीटर क्यूब इज वॉल्यूम एंड टाइम इज सेकेंड, तो वॉल्यूम अपॉन टाइम। नॉर्मली क्या होता है ना, हम लिक्विड से केस में वी आर फैमिलियर विथ लीटर है ना। 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक का बॉटल दे दो, 1 लीटर मिल्क दे दो, 1 लीटर पानी दे दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे ना सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम यूनिट, तो सीजीएस सिस्टम में यूज किया है। मतलब इन शॉर्ट 1 सेकेंड में उस पाइप में से कितना वॉल्यूम बाहर निकल रहा है पानी का, दैट इज 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द रिएक्शनरी फोर्स एक्सर्टेड ऑन द हैंड ऑफ द गार्डनर इज। इस टाइप का क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके स्टेट बोर्ड में था, राइट। याद है क्या? हमने बोला था कि पानी बाहर निकल रहा है, एक्शन है, तो गार्डनर को पाइप को हॉरिजॉन्टली होल्ड करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट विल बी लाइक रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आपने फाइंड किए थे। चलो नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अब मैं बताता हूँ करना क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन पहले पूरा समझ लेना। एक गार्डनर है जो प्लांट्स को पानी दे रहा है थ्रू अ पाइप जिसका डायमीटर 1 mm है। डायमीटर 1 mm है मतलब रेडियस 0.5 mm है। 0.5 mm मतलब होता है 5 × 10⁻⁻⁴। mm मतलब 10⁻³ और पॉइंट हटा दिया तो -4 हो गया। तो यहाँ से आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा विच इज πr²। तो दैट इज इक्वल टू पाई इंटू r 25 × 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। तो ये मिल गया। और फिर कितना वॉल्यूम 1 सेकेंड में पानी का बाहर निकल रहा है, दैट इज 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर? इज इज क्लियर? तो रिमेंबर ये कैपिटल V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, क्योंकि स्मॉल v भी यूज करना है, दैट विल स्टैंड फॉर वेलोसिटी। तो इसके लिए कंफ्यूजन नहीं चाहिए। तो V/T 10 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻² मीटर, तो उसका क्यूब मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये आ गया 10⁻⁻5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो V/T मिल गया और A मिल गया। इसको छोड़ के बाकी कुछ नहीं दिया है हमको। चलो ठीक है। तो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि हमेशा तुमको रेडीमेड फॉर्मूलाज मिलेंगे ऐसा नहीं होता है। आपको रेडीमेड फोर्स इक्वल टू dp/dt नहीं लग सकता, क्योंकि तुमको dp/dt पता नहीं, राइट। तुमको वेलोसिटी ही पता नहीं है,
तो मोमेंटम फाइंड नहीं हो पाएगा। यू कैनॉट यूज मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर वेरी ऑब्वियस रीजन, यू डोंट नो वेलोसिटी, यू कैनॉट फाइंड आउट एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन नहीं है तो F इक्वल टू ma भी नहीं यूज होगा। तो यू हैव टू थिंक, F इक्वल टू ma यूज करना है तो फिर थोड़ा मॉडिफिकेशन करके करना पड़ेगा। तो लेट अस थिंक कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं F इक्वल टू ma लिखूं डायरेक्टली तो नहीं यूज होगा, बट लुक आई कैन डू समथिंग एल्स हियर। आई कैन राइट डाउन मास की जगह पे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि वॉल्यूम का कुछ तो मुझे पता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम पता है ना, तो वो यूज हो सकता है। डेंसिटी क्योंकि वाटर है, वाटर का डेंसिटी सबको पता होना चाहिए, दैट इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये जो v है ये v वेलोसिटी है, दैट्स नॉट वॉल्यूम, करेक्ट। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, ये वॉल्यूम अपॉन टाइम ये मुझे पता है, तो टाइम को यहां शिफ्ट कर लेता हूं, चलेगा। जब टाइम को यहां शिफ्ट कर लिया, टाइम को मैंने वॉल्यूम के साथ एसोसिएट कर दिया, चलता है, नो इश्यूज। v/t आई नो, यस। डेंसिटी आई नो, यस, बट व्हाट आई डोंट नो इज v। अब v कैसे फाइंड करेंगे? तो v कैसे फाइंड करेंगे, तो हमेशा v का फॉर्मूला यूज करना, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो तुम एक काम और कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू इज, तुमको जो जो पता है v/t और a पता है, तो तुम डायमेंशनली सोचो। इफ यू थिंक डायमेंशनली, v इक्वल टू, अगर मैं ऐसा लिखता हूं v/t इंटू a, अब क्या होगा देखो, v क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, सही है। टाइम क्या होता है, सेकेंड, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशनली क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड के डायमेंशंस क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो मैंने डायमेंशनली स्पीड का फॉर्मूला बना लिया, और मैंने स्पीड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ क्या बनाया, v/t और a, क्योंकि मुझे पता ही वो है v/t और a। तो सबसे पहले क्या तुमको दिया है उस पर ध्यान होना चाहिए, v/t। तो v/t तो यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन v/t का है, तो करना ही पड़ेगा वो। अब और साथ में कौन था, a, तो या तो मैं मल्टीप्लाई कर लूँ या तो मैं डिवाइड कर लूँ। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर रेज़ टू 5 अपॉन सेकेंड। वो स्पीड होता है क्या, नहीं, तो क्या कर लिया, डिवाइड। तो डिवाइड कर लिया, तो डायमेंशनली v/at क्या बन गया, स्पीड। अब इसको मैं वापस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फोर्स क्या था, फोर्स था v/t इंटू डेंसिटी इंटू स्मॉल v। व्हाट इज स्मॉल v, v/t इंटू a, v/t इंटू v/t, v/t का स्क्वायर, क्या बचा, डेंसिटी बाय एरिया। तो v/t की वैल्यू कितनी आई, 10⁻⁵ थी ना, पक्का पक्का, यस। डेंसिटी कितना होता है, 1000। एरिया कितना आया, एरिया 25 पाई, अच्छा 25 पाई इंटू 10⁻⁻8। अब यहाँ पे कैलकुलेशंस के भी ट्रिक्स है, तो अभी अच्छे समझ लो, ऑलवेज रिमेंबर। और लकीली हमारे पास तो है ही, नीचे 25 है, ऊपर 1000 है ना, ऐसा है ना। तो ऐसा हो ना, 1 एंड 40 25 4 इज 100, तो 25 40 इज 1000। 10⁻⁻10 नीचे 10⁻⁻8, तो कितना बचा, 10⁻⁻2, -2, और ये 40 का एक जीरो गया, 10⁻⁻1, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻1। वेरी गुड, सही है, गुड। और नीचे क्या बच गया, पाई। आपको याद है मैंने बहुत बार बताया है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। 1 अपॉन पाई की वैल्यू में, रिमेंबर पाई की वैल्यू होती है 3.14, और 1 अपॉन पाई की वैल्यू में सिर्फ एक डेसिमल शिफ्ट कर देना, 0.314। एक्चुअली 0.318 होता है इन रियलिटी, लेकिन याद रखने के हिसाब से कौन याद रखेगा 0.318 है, क्या फर्क पड़ता है, 0.314। तो सिर्फ एक डेसिमल शिफ्ट कर देना पड़ता है आपको। तो ये कितना हो गया, 0.3184, जो भी लिखना है, आई डोंट केयर, राइट। अब टेम्पररीली स्पीकिंग इसको लिख देंगे 4 इंटू 3.18 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि 0.318 को क्या लिखा मैंने, 3.18, तो 10⁻⁻1 का क्या हो जाएगा, -2। व्हाट इज 4 3 12, सफिशिएंट इनफ। 12 इंटू 10⁻², तो कितना होगा, 0.12। एग्जैक्ट करने जाओगे तो 0.127।